Hello, students of class 11th. This is my first video, an introduction to your. So, I'm your physics lecturer. This is Sonia. Now, all of you have participated in the quiz on the 23rd May, and all scores are very nice and good. And I hope the concepts are very clear to you. That's why you have done very good. आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया क्विज में। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे बेटा जिसमें आपने लगा होगा कि चलो ठीक है, ऑप्शंस जो है वो हम यहाँ पर जो है सबमिट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ टिपिकल क्वेश्चंस थे जिसमें कंसेप्ट्स थे फिजिक्स से रिलेटेड, जो आज मैं यहाँ क्विज जो क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व करेंगे। तो जो क्विज हुई थी हमारी 23 मई को, उसके क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस जो हैं वो मैं यहाँ पर आज डिटेल में आपको समझाऊंगी। ठीक है, आई होप आप उसको बड़े ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को, और ये जो क्वेश्चंस होंगे इनको विद सॉल्यूशन नोट करेंगे अपनी अलग से जो नोटबुक है, जिसमें अवंती वर्कशीट के लिए जो क्वेश्चन आंसर्स के लिए आपने नोटबुक बनाई है उसमें आप ये नोट डाउन करेंगे, क्वेश्चंस भी नोट करेंगे, वो मैं आपको अलग से सेंड कर दूंगी, और ये वीडियो जो है इसके थ्रू जो आप सॉल्यूशन होगा वो भी आप उसके अंदर सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं वो है, फर्स्ट क्वेश्चन जो गिवन था, ए बॉडी मूव्स 6 मीटर नॉर्थ। देखो यहाँ पर डायरेक्शन जो है वो गिवन है, तो उसके लिए हमें कंसीडर करना पड़ेगा नॉर्थ, साउथ, और इधर क्या होगा ईस्ट, एंड दिस इज आवर वेस्ट। ये हमारी जो है यहाँ पर डायरेक्शंस, ठीक है। और इसमें हमें गिवन क्या है, एक बॉडी मूव कर रही है 6 मीटर, तो उसने क्या किया 6 मीटर मूव किया है टुवर्ड द नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ मूव किया है। उसके बाद उसने 8 मीटर मूव किया है टुवर्ड द ईस्ट। अब पहले वो नॉर्थ गया, फिर वो ईस्ट गया है, और उसके बाद जो है वो यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट हुआ था, उसने चलना शुरू किया था ओरिजिन से, उसके बाद वो वर्टिकली अपवर्ड मूव करता है। ठीक है, तो अभी हम आगे नहीं बढ़ेंगे क्वेश्चन को, तो सबसे पहले हमें यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू द अंडर द रूट 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, एंड इट इज इक्वल टू द अंडर द रूट 36 प्लस 64 which is equal to the 100 under the root, so it is equal to 10 मीटर। देखो यूनिट्स का यहाँ पर ध्यान रखना, मीटर में होंगे ये, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो मीटर में दे रखा है। इट इज 10 मीटर। नेक्स्ट इज यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, हम इस पॉइंट को ए बी ओ ए बी का नाम देते हैं। अब बी पॉइंट पे आने के बाद, ठीक है, अब ये वर्टिकली अपवर्ड मूव करता है। वर्टिकली अपवर्ड का मतलब है इट इज अपवर्ड डायरेक्शन में, इस अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। तो उसके लिए हमारे पास ये ट्राइंगल होगा इस तरीके से, फ्रॉम पॉइंट ओ टू द पॉइंट बी, एंड इट मूव्स वर्टिकली अपवर्ड। इसने वर्टिकली अपवर्ड जो है वो मूव करना शुरू किया, और वर्टिकली अपवर्ड जब ये मूव करता है, कितना डिस्टेंस मूव किया इसने, इट मूव्स 10 मीटर। 10 मीटर ये ऑलरेडी था, 10 मीटर इसने अब ये मूव किया है। So that we have to calculate the resultant displacement. Resultant displacement जो है वो हमें कैलकुलेट करनी है। It means अब हमें ये पॉइंट हम अज्यूम करते हैं C, तो resultant displacement जो होगी it is the point distance between the point C and the O। तो वो अगेन हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, we have to apply the पाइथागोरस थ्योरम। हमें फिर से क्या करनी पड़ेगी, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। देखो दो डायरेक्शंस होती हैं, एक होती है वर्टिकल और एक होती है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल का मतलब होता है इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अर्थ, उसको हम कहेंगे वर्टिकल, एंड विच इज अलोंग द अर्थ सरफेस, दैट इज नोन एज द हॉरिजॉन्टल। ये दो डायरेक्शंस होती है हमारे पास। तो वर्टिकल में हमारा 10 मीटर है, और ये जो डिस्टेंस है O to B ये 10 मीटर है। तो जो वैल्यू होगी O to C की, इट इज इक्वल टू अंडर द रूट 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, and it is equal to the 2 into 10 square under the root, so it is equal to the 10 root 2 meter. So the answer will be, इसमें जो ऑप्शन है वो क्या ऑप्शन है इसमें, A is the option, A is the right option, which is equal to 10 root 2 meter. Okay, clear to you? Start. Okay. Now we will discuss the second question.
in this question a person moves 30 meter north. देखो डायरेक्शन वही हमारी, it moves, this is north, east, west and the south. तो इसने मूवमेंट क्या की है कि 30 मीटर, तो ये कहाँ गया है, 30 मीटर मूव टुवर्ड द नॉर्थ. तो हम इसमें क्या लेंगे, पॉइंट्स लेंगे. बड़ा ध्यान देने वाला क्वेश्चन है. देखिए बेटा इसमें हम क्या करेंगे, पॉइंट्स मार्क करेंगे इस तरीके से, ताकि हम यहाँ पर इसको इजीली अंडरस्टूड कर सके. और ये जो यहाँ पर पॉइंट्स हैं, यहाँ पर इसी तरह से इसको मार्क करती हूँ मैं, ईस्ट, नॉर्थ, और ये होगी डायरेक्शन साउथ, और ये होगी वेस्ट. अब इसने ये जो यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया है, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू द 30 मीटर. आफ्टर दैट इट मूव्स 20 मीटर टुवर्ड द ईस्ट, ईस्ट की तरफ. इसके बाद जो है इसने मूव करना शुरू किया है 20 मीटर. यहाँ तक ये गया है 20 मीटर, यहाँ तक गया, उससे आगे नहीं गया, सिर्फ 20 मीटर तक ये मूव करता है, 20 मीटर टुवर्ड द ईस्ट. तो यहाँ से यहाँ तक का ये इसका डिस्टेंस रहा है, इट इज 20 मीटर. ठीक है. अब उसके बाद फिर इसने कैसे मूव करना शुरू किया है, इट मूव्स फाइनली टुवर्ड द साउथ वेस्ट डायरेक्शन. साउथ वेस्ट डायरेक्शन ये होगी, ये डायरेक्शन होगी, दिस इज आवर साउथ वेस्ट डायरेक्शन विच इज एट एन एंगल ऑफ द 45 डिग्री. ये 45 डिग्री एंगल पे होगा, 45 डिग्री. तो इसका मतलब इसने अब यहाँ से कहाँ मूव करना शुरू किया है, यहाँ इस पॉइंट पे आएगा. लेकिन ऐसे तो नहीं जा सकता क्योंकि ये तो 10 है. ठीक है. तो अब इसने मूव कैसे किया होगा कि अगर इसको यहाँ पे मूव करना है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन मूव करना है, तो इसको एंगल कितना बनाना पड़ेगा, इट हैव टू मेक एन एंगल ऑफ द 45 डिग्री. इस पॉइंट पे देखते हैं हम, यहाँ पर हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक वर्टिकल पोजीशन बनानी पड़ेगी. ठीक है. वर्टिकल पोजीशन से अब हमें यहाँ पर 45 डिग्री जो है वो एंगल लेना पड़ेगा. तो ये 2 पॉइंट्स हैं, ये 2 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ये कहाँ से जाएगा, ये यहाँ कहीं से जो है वो पास करेगा, यहाँ कहीं से पास करेगा. सो इट विल आल्सो पास थ्रू दिस पॉइंट. तो ये दोनों साइड्स होंगे वो दे विल बी द पैरेलल. ये दोनों जो है ये पैरेलल होंगे. ठीक है. बिकॉज दिस एंगल विल आल्सो बी इक्वल टू द 45 डिग्री. तो यहाँ पर ये बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था. ठीक है. तो इसमें हमें क्या करना था, मार्क करना था. 10 मीटर के हमें पॉइंट्स जो है वो मार्क करने थे. दिस इज 10, 20, 30. दिस इज अगेन 10, 20 एंड 30. तो ये पॉइंट भी कितने का होगा, 10 का होगा. ये भी कितने का होगा, 20 का होगा. अब ये डायरेक्शन क्या है, अब ये पार्टिकल अगर यहाँ तक जाता है, अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें, इस पॉइंट को ओरिजिन का नाम दें, दिस पॉइंट इज इक्वल टू ए, दिस इज पॉइंट बी. तो यहाँ पे ये पॉइंट सी होगा. तो बी से सी तक इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, इसने सिर्फ जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा इट विल बी, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम से देखें वो आएगा हमारे पास 20√2. लेकिन इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, इसके अकॉर्डिंग इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है 30√2 का. तो बाकी कितना डिस्टेंस बचा, बाकी जो डिस्टेंस बचा 30√2 माइनस 20√2. तो इसका मतलब इसने जो डिस्टेंस मूव करना है वो है 10√2 का. तो 10√2 का डिस्टेंस जो है वो इसके अलाउंग मूव करेगा. यहाँ पे ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस यहाँ पर होगा, दैट डिस्टेंस विच इट फॉलो विल बी द 10√2. रेस्ट 10√2 डिस्टेंस जो यहाँ पर ये फॉलो करेगा. और यहाँ से हमें जो क्वेश्चन था हमारा, वो क्वेश्चन क्या था, वी हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन फ्रॉम द ओरिजिन. अब ओरिजिन से, ओ से, जहां से वो चला था वहां से वो डिस्टेंस बताना है. तो इस पॉइंट से सी पॉइंट तक, ये पॉइंट हम लेते हैं डी. ठीक है. डी पॉइंट लेते हैं. तो इस ट्राइंगल में अगर हम यहाँ पर देखें, ये अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास मिला, सी से डी तक जो डिस्टेंस है वो है 10√2. ठीक है. ओ से सी तक का डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 10 मीटर. दिस इज आल्सो इन मीटर. तो ये जो डिस्टेंस होगा ओ टू द पॉइंट, दिस इज टू द पॉइंट सी, ओ टू द सी इज 10 मीटर. देन ओ टू डी विल आल्सो बी इज इक्वल टू द 10 मीटर, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं. So the answer will be equal to the 10 meter. और ये किस डायरेक्शन में होगा, it will be along the west. So answer will be the C, 10 meter along the west. So this is very typical question.
अंडरस्टैंड इट। अगर हमें वेक्टर्स जो कि हम आगे पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, अगर वो हमने डिस्कस किया होता तो ये बहुत इजी होता, लेकिन बिना वेक्टर्स के ये हमारे लिए बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थर्ड वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन होता है बेटा जिसमें हमें सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है किसी भी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास लैंडिंग ऑफ एयरक्राफ्ट, हमारे पास 2 डायमेंशनल मोशन या 3 डायमेंशनल मोशन हो सकता है। नाउ अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, इट इज आल्सो ए 2 डायमेंशनल मोशन। मोशन ऑफ द व्हील्स ऑफ द मूविंग ट्रेन्स, आल्सो ए 2 डायमेंशनल मोशन पोलर कोऑर्डिनेट्स में। लेकिन ट्रेन जो है रनिंग ऑन ए ट्रैक, स्ट्रेट ट्रैक, इट इज ए 1 डायमेंशनल मोशन। So D will be the answer of the third question. Answer is D. Next question is the fourth question. In this question, we are having the displacement time graph. This is the displacement time graph. In this direction, we are having the displacement S, and this direction we are having the time. Now, it is given that the straight lines है यहाँ पर A and B की, they are inclined at an angle of the 30 degree and the 60 degree. हमारे पास 2 लाइन होगी, एक 30 डिग्री में, this angle is 30 degree and this angle is equal to the 60 degree. We know that the यहाँ पर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, that the velocity is equal to the slope of displacement or the, yes, it is the displacement time graph, ठीक है। ये यहाँ पर की पॉइंट है और वो स्लोप जो है वो किसके इक्वल होती है, स्लोप इज इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ द एंगल विच इज मेड बाय द स्ट्रेट लाइन। जो यहाँ स्ट्रेट लाइन ने एंगल बनाया है, लेट इट इज इक्वल टू द थीटा। तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट केस के लिए देखें, जो पहले वाले यहाँ पर ए ने, ठीक है, ए ने जो एंगल बनाया है, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ए ने एंगल बनाया 30 डिग्री, बी ने बनाया है 60 डिग्री। तो ए का जो एंगल होगा, तो वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री एंड वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री। So that the ratio of velocity of A is to velocity of B is equal to the tangent of, अब इनकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू जो है वो क्या आएगी, टेंजेंट ऑफ द 30 डिग्री, 30 डिग्री की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी होगी, वो हमें निकालनी पड़ेगी। इट इज इक्वल, टेंजेंट 30 इज इक्वल टू 1/√3 एंड इट इज √3। तो ये हमारे पास रेशियो होगी 1/√3 इज टू 1/√3. So this value is equal to the 1:3. ठीक है, so the answer will be equal to the 1:3 and the option is D. Fourth question answer is D. Okay. Next is the fifth question, in which a car is moving on a straight road and it covers the 1/3 distance. Let total distance जो हमारे यहाँ consider करेंगे, total distance is equal to S। कार जो है उसने मूव करना शुरू किया है बिटवीन द पॉइंट्स A एंड द B। उसने ये जो डिस्टेंस है A to C, ये डिस्टेंस S/3 1/3 डिस्टेंस है, और C to B जो डिस्टेंस है वो 2S/3 डिस्टेंस है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस जो होगा वो होगा S होगा। ये A to C जो डिस्टेंस है, इट मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, और ये जो डिस्टेंस इसने मूव किया है वो किया है 60 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। तो ये अलग अलग वेलोसिटीज के साथ जो है इसने यहाँ पर मूव किया है। लेट दिस वेलोसिटी इज इक्वल टू v1 एंड दिस वेलोसिटी इज इक्वल टू v2। ये हमने अलग अलग वेलोसिटीज यहाँ पर ली है। देन वी हैव टू फाइंड द एवरेज स्पीड। स्पीड हमें निकालनी है, बट विल बी द एवरेज स्पीड। देखो 1 डायमेंशनल मोशन में स्पीड और वेलोसिटी जो है वो सेम होती है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन जो है वो सेम होती है, एक ही डायरेक्शन में होती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एवरेज जो स्पीड है उसका फॉर्मूला होता है दैट एवरेज स्पीड V average is equal to the total distance traveled divided by the total time taken. For the first case के लिए अगर हम देखें तो टोटल डिस्टेंस कितना हमारे पास S है,
टोटल टाइम अगर हम देखें, यहाँ से A से C तक का जो टाइम है वो T1 है और C से B तक का जो टाइम है वो T2 है। तो T1 की वैल्यू जो हमारे पास होगी T1 प्लस T2, T1 की वैल्यू जो है वो होगी, अब हमारे पास रिलेशन क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन द स्पीड। अब डिस्टेंस इसके लिए कितना है, s/3 और स्पीड इसमें कितनी है 20। क्लियर। T2 के लिए हमारे पास क्या होगा, डिस्टेंस हमारे पास है 2s/3 और स्पीड कितनी है हमारे पास 60। क्लियर, ये चीज है हमारे पास। अब हमें इनकी वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, तो V एवरेज इज इक्वल टू द s डिवाइडेड बाय s/3 इंटू 20 प्लस 2s डिवाइडेड बाय 3 इंटू 60। वेरी सिंपल। यहाँ पर s जो है वो हम कॉमन ले लेते हैं, s इंटू और साथ में 30 भी कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1/6। ठीक है, यहाँ 30 कॉमन ले लेते हैं, ये यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारे पास टर्म आ जाएगी 1/30 इंटू 1/2 इंटू 1/6। ये जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इट इज इक्वल टू द 5/6। ठीक है, 5 6 पे कट जाएगा, तो आ जाएगा 1/36 दैट इज इक्वल टू द 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड द ऑप्शन इज डी। सो आंसर फॉर द क्वेश्चन 5th इज डी, 36 किलोमीटर पर आवर। गुड टू Okay. Next is the 6th question. In this question, a frog जो है वो जंप कर रहा है। कैसे जंप करता है, 5 स्टेप आगे जंप करता है और 3 स्टेप जो है वो पीछे जंप करता है और हर एक जंप के लिए वो 1 सेकंड लेता है। इट मीन्स जब वो 5 स्टेप आगे जाता है और 3 स्टेप पीछे जाता है, तो टोटल टाइम जो वो लेता है वो कितना हुआ, 5 और 3 8 सेकंड का टाइम लिया। और जो वो डिस्टेंस मूव करता है एग्जैक्टली, जब वो 5 स्टेप जाएगा, 1 2 3 4 और ये 5, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, 5 में। ठीक है, उसके बाद ये बैक भी आता है 1 2 और 3, क्योंकि इसमें फिर 3 जो लीप है वो जंप जो है वो बैक भी लेता है। तो इट मीन्स इसकी पोजीशन नेट डिस्प्लेसमेंट जो है इसकी वो कितनी हुई, 2 मीटर की। राइट, ये क्लियर हो गया। और इसने जो टाइम लिया है यहाँ पर, डिस्टेंस तो हमारा हो गया 2 मीटर और टाइम जो इसने लिया वो कितना हुआ, 5 सेकेंड और 3 सेकेंड ये, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास 8 सेकेंड। राइट, अब ये अगर हम ऐसे ही देखते जाएं तो ये जो है अगर इसको मल्टीप्लाई, हमें इसको बताना है कि 13 जो मीटर है ये स्टार्टिंग पॉइंट से, ठीक है, 13 मीटर इसको एक गड्ढे में गिरना है 13 मीटर दूर, तो वो कितना टाइम लेगा, उसके लिए हमें देखना होगा। देखो ये जब जंप करता जाएगा तो अब अगर इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, इसने पहला जंप लिया, फिर कितना जाएगा, 4 मीटर जाएगा, तो टाइम कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16। ठीक है, फिर कितना जाएगा ये 4 और फिर कितना हो जाएगा ये 6 मीटर, 16 और 24 सेकेंड जाएगा। फिर कितना होगा 16 6 और फिर 2 ऐड करेंगे, 8 मीटर हो गया और ये कितना हो जाएगा, 8 और ऐड करो इसके अंदर तो कितना हो जाएगा, 8 और करें तो इसमें 32 सेकेंड हो जाएगा। अब इसमें कितना ऐड करना है, 2 ऐड करना है, ये हो जाएगा 10 मीटर। ठीक है, ये 10 मीटर हो गया। ठीक है, लेकिन अब 10 मीटर तो वो ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि अब ये क्या लेगा, अब इस 8 के बाद ये क्या करेगा, अब इस 8 के बाद ये एक जंप और लेगा। अब उस जंप में क्या करेगा, 1 2 3 4 5 स्टेप ले लेगा। इट मीन्स टोटल डिस्टेंस अभी कितना मूव कर जाएगा, इट विल मूव द 5 मीटर और 8 प्लस 5 जो है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू द 8 और 5 13 मीटर हो जाएगा। और टाइम जो है वो कितना लेगा, इट इज इक्वल टू द 32 प्लस 5 सेकेंड, इट मीन्स टोटल विल बी इक्वल टू 37 सेकेंड। तो जो 13 मीटर है वो कितने सेकेंड में करेगा कंप्लीट, 37 सेकेंड में, एंड द आंसर विल बी सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
द कोऑर्डिनेट्स जो है वहां पर हमें दे रखे हैं मूविंग पार्टिकल के लिए। एक्स इज गिवन फॉर द क्वेश्चन नंबर 7, एक्स इज गिवन a(t²), y is given b(t²). We know that the velocity का जो x component होगा वो होगा bx/dt और by जो होगा वो होगा dy/dt। ये डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा t² का डिफरेंशिएशन होगा 2t, तो ये हो जाएगा a कांस्टेंट है, कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2t और ये आ जाएगा हमारे पास b इंटू 2t, ये वाले हो जाएगी 2bt और ये वाले हो जाएगी हमारे पास 2at। दिस इज द वैल्यू ऑफ द। अब हमें क्या करना है, ये वैल्यू हमारे पास किसकी आई है, x की वैल्यूज आई है। तो वी हैव टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट एनी मोमेंट। अब हमें स्पीड कैसे निकालने होते हैं, v इज इक्वल टू द अंडर द रूट vx² प्लस vy²। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी दैट 2a² 2at और उस पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस 2bt और उसका स्क्वायर। तो ये हमारे पास टर्म आ जाएगी, 2 दोनों में है और a² t भी कॉमन है, इसको पहले इजीली सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा 4a² t² प्लस 4b² t²। सो इट इज इक्वल टू द, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, एक तो 4 और एक t², तो 2t बाहर आ जाएगा। अगर हम रूट से बाहर लेंगे तो 2t बाहर आ जाएगा और ये बचेगा a² प्लस b² एंड द ऑप्शन इज D। सो द आंसर इज D फॉर द 7th क्वेश्चन। द आंसर इज D। Start. Next question is 8th question. In this question we have to find the distance traveled. We know that in the graph given we are having a graph between the velocity and the time. In the velocity time graph in the question number 8, जब हमारे पास velocity time graph given होता है तो distance जो होता है ना, distance is equal to the area under velocity time graph। ये की पॉइंट है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि जो भी हमारा ग्राफ दे रखा है उसके अंदर जो भी एरिया होगा वो हमारा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल आएगा। तो यहाँ पर जो हमारा डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वो हमारे पास होगा इट इज इक्वल टू द, देखो ग्राफ जो हमें गिवन है, मैं यहाँ रफली ग्राफ बना रही हूँ, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन। ये पॉइंट्स हमें गिवन है, ये पॉइंट्स इस तरीके से गिवन है। ये हमारा 2 है, 1 है, दिस इज पॉइंट 1 2 3 एंड 4 एंड द डिस्टेंसेस आर गिवन। दिस इज गिवन, ये डायरेक्ट है या इस तरीके से है, दिस इज इक्वल टू द 20, ये 20 है मीटर पर सेकेंड में और ये मीटर पर सेकेंड में है वेलोसिटी जो है हमारी। और ये जो टाइम हमें गिवन है, टाइम इज गिवन इन द सेकेंड है। तो फिजिक्स में यूनिट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो ये 20 दे रखा है और इसके अप्रॉक्स जो ये हमारा ये जो डिस्टेंस है ये यहाँ पर हमें 10 दे रखा है, इसके लाइन जो है यहाँ इस तरीके से, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये एरियाज क्या होंगे, एक तो इस ट्राइंगल का एरिया, एक हमारे पास ये जो यहाँ पर रेक्टेंगल है इसका एरिया, फिर हमारे पास ये ट्रापीजियम बनेगा, ये ट्रापीजियम बनेगा, ठीक है। ये ट्रापीजियम है इसका एरिया और एक जो है हमारे पास इस तरीके से ये जो हमारे पास क्या होगी, ये एक और रेक्टेंगल होगी। तो हमारे पास 4 एरिया होंगे, 1 2 3 और 4। इन चारों का जो है हमें सम निकालना होगा। सबसे फर्स्ट के लिए हमें निकालते हैं, पहला जो है एरिया ऑफ द ट्राइंगल, वो होता है हाफ इनटू बेस। ये हमारा बेस है और ये है एल्टीट्यूड। बेस की वैल्यू कितनी है 1 और एल्टीट्यूड होती है हाइट। हाइट की वैल्यू कितनी दे रखी है 20 प्लस अगले में क्या होगा, ये होती है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है 2 माइनस 1। साथ में क्या आएगा, ये हमारी जो हाइट है वो कितनी है 20 प्लस ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ इंटू
सम ऑफ द पैरेलल साइड। इसकी ये दोनों साइड्स जो है वो क्या है, पैरेलल है। देखो ये जो साइड्स है ना, ये वाली और ये वाली साइड दिख रहा है आपको, ये दोनों साइड्स जो है वो क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो इन दोनों साइड्स जो पैरेलल साइड्स हैं इनका सम, और वो कितना होगा 20 + 10, और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है विद द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और वो कितना होगा 3 - 2 प्लस अगला है ये जो हमारे पास ये वाला रेक्टेंगल था, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, इट इज इक्वल टू द 4 - 3 जो ब्रेड्थ है इनटू हाइट, वो है 10। अब इन सब की हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, वो होगी 20/2 विच इज इक्वल टू 10 प्लस 2 - 1 1 और ये हो जाएगा 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा 30। 30 इंटू 3 - 2 हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 30/2 कितना आ जाएगा 15 प्लस 4 - 3 कितना हो जाएगा 1 प्लस 10। अब ये टोटल वैल्यू में काउंट करेंगे, हो जाएगा 20 10 + 10 20 20 + 20 40 40 + 15 कितना हो जाएगा 55। और डिस्टेंस किस में आएगा, ये मीटर में, क्योंकि ये जो वैल्यू थी हमारी वेलोसिटी की वो किस में दे रखी है, मीटर में। तो आंसर इज 55 मीटर एंड द ऑप्शन इज बी। क्लियर टू ऑल? आंसर इज बी। ओके, नेक्स्ट इज द 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में हमें एक ट्रेन दे रखी है, ठीक है, दिस इज द ट्रेन, और उसकी लेंथ दे रखी है 150 मीटर, और वो एक ब्रिज को क्रॉस कर रही है। लेट दिस इज द ब्रिज A to B, ठीक है, A B ब्रिज को क्रॉस कर रही है, और ये जो ब्रिज है उसकी लेंथ दे रखी है, इट इज इक्वल टू 850 मीटर, एंड द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इज गिवन, वेलोसिटी इज गिवन it is given 45, it is given 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर। तो अब हम इसको पहले तो किस में चेंज करेंगे, वी हैव टू चेंज। देखो ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है, हमें निकालना है टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस द ब्रिज। तो ये ट्रेन जो है इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीटली क्रॉस करेगी, ये नहीं कि ये सिरा यहाँ पे ना, ये टेल जो है इसकी वो यहाँ पे आनी चाहिए, ठीक है। तो ये इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द SI यूनिट्स। SI यूनिट्स में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, जो हमने सेकेंड यूनिट में सीखा था। तो इसको पहले लिखेंगे 45 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय, बल्कि इसको हम इजीली लिख सकते हैं 1000 लिख लेते हैं ताकि आगे इजी रहे। और 1 घंटा जो है वो कितना होता है 3600 सेकेंड के बराबर होता है। ये मीटर में आ गया, 2 0 कट जाएंगे यहाँ पर, और ये चला जाएगा कितने पे 6, इसको पहले 2 से काटते हैं, 2 पंजे 10, और 2 कितने पे जाएगा, ये इसको 9 पे काट लेते हैं, इजी रहेगा, वो ज्यादा बेटर है, जल्दी कट जाएगा, ठीक है। 9 चौक 36, 9 पंजे 45, ठीक है, और ये 10 है तो ये अब 2 पे जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो आ जाएगा 25/2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हमारे पास आ गई वेलोसिटी। अब हमारे पास डिस्टेंस जो है s, वो कितना है 850 मीटर। टाइम निकाल लेंगे हम, सीधा है, टाइम t इज इक्वल टू द, इसके बताया था इक्वल, बताया था ना, s डिवाइडेड बाय v, डिस्टेंस अपॉन द स्पीड। तो ये आ जाएगा s कितना है हमारे पास, डिस्टेंस इज 850 डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी है 25, और ऊपर चला जाएगा 2, ठीक है। तो ये कितने पे जाएगा, अब इसको हम क्रॉस करके देखें कितने पे जाएगा, 5 से काटते हैं, 5 × 25, 5 कितने पे जाएगा 5 × 5, ठीक है, 5 × 35, और ये आ गया 0, फिर से 5 पे जाएगा, 5 × 5, और ये गया 5, ये 5 1 में 5 3 15 पे गया, 2 बज गया, फिर कितना है 5 चौक 20, ठीक है, और 34 का दुगना कितना होता है 68 सेकेंड। सो द आंसर इज बी, 68 सेकेंड। सो आंसर इज 68 सेकेंड। 10th क्वेश्चन में हमें ग्राफ गिवन है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ द मूविंग पार्टिकल इज शोन। यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिया गया है और उसमें आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है
ऑफ ए पार्टिकल, वो बताने के वो नेगेटिव कब होगी। देखो बेटा, जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी नेगेटिव कब होती है, उसकी वेलोसिटी नेगेटिव तब होगी जब वो डिस्टेंस जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। वी नो दैट द वेलोसिटी इज इक्वल टू द x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय द t2 माइनस t1। तो ये वैल्यू नेगेटिव कब होगी, व्हेन x1 इज ग्रेटर देन द x2, जब ये क्वांटिटी हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो जब कर्व की स्लोप नीचे की तरफ होगी तब हमारा जो है इंस्टेंटानियस वेलोसिटी जो है वो कैसी होगी, इट विल बी नेगेटिव। और जब हम ग्राफ में देखते हैं, सी पॉइंट पे भी देखें तो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है वेलोसिटी, डी पे भी पॉजिटिव है, एफ पे भी पॉजिटिव है, लेकिन जो पॉइंट ई है, ई पॉइंट पे अगर हम देखें कि जो पहला पॉइंट है उसकी वैल्यू ज्यादा है और दूसरे पॉइंट की वैल्यू जो है वो कम है और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब ई पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी इट विल बी नेगेटिव। So the answer will be D. At the point E point पे instantaneous velocity जो है वो कैसी होगी, it will be negative। I hope आपको आज ये सॉल्यूशन जो है वो क्लियर होगा। तो अब आप बच्चों बड़े ध्यान से इन कंसेप्ट्स को समझेंगे और ये जो चैप्टर है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, 9th क्लास में भी आपने पढ़ा है, हिंदी मीडियम में आपने पढ़ा हो सकता है। अब जो ये सेम चैप्टर है थोड़ा सा एलेबोरेट हो गया है इन द 11th क्लास, तो उसको आप धीरे धीरे जो है इस कंसेप्ट को समझेंगे और जो कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट्स हैं, उनको बड़े अच्छे से क्लियर करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको फिर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।